Assalamu alaikum. Welcome to the Network Security course. We have started section 4 in the last lecture, and section 4 is the network security topics. This is an extremely important and interesting module or section. हमने last lecture के अंदर ये examine किया और study किया कि एक typical organization जो है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करती है और अपने दूसरी ब्रांचेस से कनेक्ट करती है, जिसके यूज़र्स हैं इंटरनली और जिसका डेटा सेंटर है, उसका आर्किटेक्चर या उसका डिज़ाइन या उसकी नेटवर्क टोपोलॉजी किस तरीके से बनती है. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी और आर्किटेक्चर. नाउ द रीज़न व्हाई दिस इज़ सो क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज़ कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में कितने ज़्यादा कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए. हमने स्टार्ट किया विद ए perimeter router, then we went to the perimeter firewall, then we went to the perimeter IPS, then we said there is another IPS and firewall functionality which needs to protect the data center servers from internal users. फिर हमने कहा कि एक एंटीवायरस जो है वो होना चाहिए तमाम वर्क स्टेशंस, लैपटॉप्स और सर्वर्स के ऊपर. हमने कहा कि होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन जो है IPS functionality should be present on the servers to provide some additional security controls like audit trails and to make sure कि certain components of the server are secure, उनकी integrity को maintain करने के लिए. इसके अलावा हमने कहा कि DLP data loss prevention जो है वो होनी चाहिए नेटवर्क के अंदर, और वो हम एजेंट बेस्ड होता है वर्क स्टेशन या लैपटॉप के ऊपर, एंड इट कैन ऑल्सो बी नेटवर्क बेस्ड विच इज़ अ नेटवर्क बेस्ड DLP जो कि एज के करीब कहीं जाके फिल्टर करता है सारी ट्रैफिक को एंड मेक श्योर कि हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना निकले, नेटवर्क DLP उसको ब्लॉक करे और बाहर जाने से रोके. हमने देखा डेटाबेस सिक्योरिटी के टूल्स होते हैं. डेटाबेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज. सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस के अंदर पड़ी होती है. यू कुड प्रोटेक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर आप डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल्स आपके वीक हैं, देयर यू गो. सिक्योरिटी कैन ओनली बी एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक. आप 10 मेजर्स ले सकते हैं, एक मेजर अगर आप भूल गए हैं, that can be the reason why somebody would be able to break in easily and capture all your information. लिहाजा हमने इसके अलावा पढ़ा कि नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल ये क्या चीज़ है. वी वांट कि जब यूजर्स कनेक्ट करें अपने वर्क स्टेशन या लैपटॉप से, जब वो एंटर करने की कोशिश, लॉग इन करते हैं, सुबह जब ऑफिस आते हैं और लॉग इन करते हैं, तो नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल होना चाहिए. बिफोर दे कैन ज्वाइन द नेटवर्क, a device should check if their system is compliant or not. What is the reason for this? I could have taken my laptop home. I could have installed new software on it. And hence my system or my laptop could become non-compliant to my organization policies and requirements. मैं सुबह जब अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ नेटवर्क में, अगर मैं नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल यानी नेटवर्क में एंटर होने, ज्वाइन होने से पहले उसको कंट्रोल नहीं करूंगा, इट मे रिजल्ट इन ए वायरस स्प्रेडिंग टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्कैनर को भी स्टडी किया, जो प्रोएक्टिवली क्या करता है. इट प्रोएक्टिवली चेक्स ओपन पोर्ट्स एंड इट चेक्स व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग on a network device or a computer, and it will tell you which patches, for example, are missing, security patches. So there are so many components and so many tasks to perform to secure the enterprise network. If you understand and have a good knowledge about what type of network architecture is typical in every organization, we as security professionals are better able
to secure, solidify, and strengthen the security of these networks. क्योंकि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करें कि आप फायरवॉल जो है डेटा सेंटर के स्विच के साथ नहीं प्लेस करते और आपने एक ही फायरवॉल और आईपीएस रखी हुई है perimeter के ऊपर. इंटरनल यूजर्स आएंगे, वायरस आएगा, सारे सर्वर्स को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है और अटैक हो सकता है सर्वर्स के ऊपर. सपोजिंग दैट आपका जो फायरवॉल है वो आपने आईपीएस के बाद रख दिया. सो इंस्टेड ऑफ राउटर फायरवॉल आईपीएस you have router IPS firewall. This perhaps is not the right mechanism or method to connect the devices together. Suppose that you place network admission controller in the wrong location. आप network admission controller को ऐसी जगह रखते हैं कि client machines bypass करके या दूसरे route के through जाके वो active directory पे और दूसरे सर्वर्स पे लॉग इन कर सकते हैं. Suppose that you do not place host intrusion prevention HIPS on your critical servers. Suppose you don't protect your database from attacks by placing some kind of database security tool on it. तो आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे हमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं डिजाइन के बेसिस के ऊपर. जैसा कि हमने देखा कि हमारे एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में जो हमने अभी तक व्यू किया है, देयर इज ए आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द कोर स्विच गोइंग आउट टुवर्ड्स द इंट्रानेट. अब उन इंट्रानेट के राउटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए वी शुड यूज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. VPN जो हमने IPsec प्रोटोकॉल पढ़ा है उसको इस्तेमाल करते हुए हमें साइट टू साइट VPNs एस्टैब्लिश करने चाहिए. एंड दैट वुड मेक श्योर दैट जब हम सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के ऊपर एक शेयर्ड नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर और भी बैंक्स हैं या और भी टेलीकॉम कंपनीज एक सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क को यूज करते हुए कनेक्ट कर रहे हैं वन ब्रांच टू द अदर, तो हमारी सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रह रही है. हेंस the architecture and design plays a very important role in implementing your security policy, which will result in implementing the tools and the techniques that we have discussed up till now. तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यही देखा था कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के अंदर किस तरीके से राउटर, फायरवॉल, आईपीएस, डिवाइस हार्डनिंग, network admission control, HIPS, antivirus, DLP, database security tool, vulnerability assessment scanner और इसके अलावा जो बाकी टेक्निक्स हैं, इवन हमने हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन की भी बात की कि वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये जो सारी की सारी टेक्निक्स हैं, दे हैव टू बी डिप्लॉयड वंस यू नो एंड अंडरस्टैंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, which is an overlay over the network architecture. Now let's move forward and see कि enterprise network architecture को secure करने के लिए और क्या-क्या steps हम उठा सकते हैं. अब आप slide में देख रहे हैं कि हमारे workstation के ऊपर locks लगे हुए हैं and they are circled and so is the email gateway. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? In fact, यहाँ पे हमने अपने email system के ऊपर encryption जो है वो enable की है. This could be done very easily via PKI, Public Key Infrastructure. And with the help of digital certificates, we could be implementing confidentiality, non-repudiation, and authentication over the email service. And we could even be signing our messages. अब ये जो service है, encrypted email service, this is going to be implemented as part of the email infrastructure. email के clients और email के server के दरमियान तमाम जो communication है, that would be encrypted. And it should be encrypted.
because so much confidential and critical, sensitive, secret information is shared via email. Hence, the email should be encrypted for the purpose of privacy and the purpose of integrity, and if need arises, for authentication and non-repudiation as well. So as you can see, the direction that the traffic takes is it goes from the workstation to the core switch and to the email gateway, and whenever this traffic is traveling from the email client to the email gateway or the email server, it is encrypted. Next, हम ये देखते हैं कि workstations और file server के दरमियान जो communication है, that is also locked, that is also encrypted. यहाँ पे क्या हो रहा है? File sharing is a very, very important area to make sure कि आपकी organization के अंदर viruses spread ना हो, और इसके अलावा people are actually authorized to pick up information which they are picking up. Normally organizations में ये होता है कि there is a lot of file sharing that needs to take place, and people share, sometimes it should not happen, but people share their hard disk, they share a folder, they create a drive, and then on their machine, for example, and they allow other users to access via remote login. और अगर करना भी है तो उसको सिक्योर शेल से करना चाहिए, लेकिन this is a very insecure method of sharing files. Files should always be shared on a central file server. एक तो वहाँ पे ये होता है कि उसका बैकअप होता है over a storage area network, for example. एक डेटा सेंटर में जो एक फाइल सर्वर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्रिटिकल कंपनी की अगर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक श्योर इट इज बैक्ड अप and that information will not be lost. But you can also implement tools जिसके ज़रिए से whenever a user accesses the central file server sitting in the data center, that communication will be encrypted. Not to mention that sharing of information from the workstation to the file server will be authenticated in the proper mechanism and manner through a file sharing tool. So now let's look at each component in a little bit more detail. Perimeter router. This is also called the edge router. This provides the WAN interfaces and protocol support. It is the first line of defense, and access lists can be applied on the router. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, router hardening must be performed on all the network devices, including the router. The router is a very important device, and without a router, we cannot connect to external networks. So the router is the device which provides the hardware and the software. Within normally an appliance, Cisco के, Juniper के और companies के routers हमें मिलते हैं, depending कि हमें port density क्या चाहिए, meaning कितने ports चाहिए, किस नौइयत के, किस type of ports की हमें ज़रूरत है. They could be Ethernet ports, they could be WAN serial ports, they could be ports specific to a technology, a particular type of transmission medium, and hence the router, since it is the first device at the edge of our network, it has a very important role to play. राउटर के ऊपर सबसे पहले तो आपको राउटर हार्डनिंग परफॉर्म करनी चाहिए. हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ सर्विसेज को आपको बंद करना पड़ता है और कुछ सर्विसेज को आपको ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. वी हैड डिस्कस्ड कि यू शुड डिसेबल एंड नॉट अलाउ टेलनेट ऑन दिस राउटर, रादर यू शुड इनेबल सिक्योर शेल. और कुछ मजीद ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि स्पूफिंग या मैस्करेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स हैं. देयर इज़ अ कंप्लीट सेक्शन, ए कंप्लीट लेक्चर ऑन डिवाइस हार्डनिंग, और हम इसको उस वक्त स्टडी करेंगे. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डीडॉस या डॉस जो है, उसको स्टॉप करने के लिए राउटर सबसे पहला मैकेनिज्म या पहला लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है. और राउटर के अंदर
सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है. इट्स नॉट दैट द राउटर इज जस्ट अ नेटवर्क डिवाइस और इसमें सिक्योरिटी का कोई फीचर नहीं आता. दिस इज नॉट करेक्ट. Routers also have ability to terminate VPN sessions, and this obviously depends on the operating system or iOS. In the Cisco world उसको iOS कहते हैं और Juniper की दुनिया में उसको Junos कहते हैं, यानी कि Juniper का ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको राउटर का सिलेक्ट करना पड़ता है, and that operating system may have ability to terminate VPNs or to initiate VPN sessions consisting of IPsec tunnels, for example. So the router can provide security through access lists as well. The router can have many interfaces, and we may want कि एक particular interface पे traffic ना आए, एक interface से दूसरे interface traffic ना जाए, एक particular subnet से traffic enter हमारे network में ना करे, कुछ specific hosts या servers सिर्फ हमारे network को access कर सके. In some ways, routers and firewalls can be combined as well. और कुछ जो advanced routers हैं, उनके अंदर firewall की capability built-in भी आती है. So it really depends on what you are trying to do. However, normally router को अलग रखा जाता है, firewall को अलग रखा जाता है, IPS को अलग रखा जाता है. So now let's talk about the firewall. The firewall is a device or set of devices that is configured to permit or deny network transmissions based upon a set of rules and other criteria. Firewalls are thus a specialized type of router focusing on specific types of network security functions. All messages entering or leaving the intranet pass through the firewall, which inspects each message and blocks those that do not meet the specified security criteria. The firewall is also a VPN termination point because the firewall supports all those protocols required for VPNs. It also provides rules-based filters. You can build zones, for example, the demilitarized zone and other zones, and you can specify their security levels. और इसके अलावा network address translation जो है usually वो कराई जाती है firewall के ऊपर. So what is network address translation? IP version 4 जो कि IP की address space है जो कि version 4 के अंदर है वो बड़ी restricted है. Usually आप सारे के सारे internal IP addresses अपने organization के अंदर उनको private address range में specify करते हैं. They can be from the 192.x subnet or the 10.x subnet, and these are not addresses which you use on the public internet. और इसमें एक inherent security feature भी होता है. आप ये नहीं चाहते कि आपकी तमाम के तमाम internal IP address space और usage और firewall का क्या IP address है और server का क्या IP address है और वेब सर्वर का IP एड्रेस क्या है, आप नहीं चाहते कि ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ऑन द इंटरनेट. यू वांट टू हाइड योर एड्रेस स्पेस. ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आप अटैकर को मिनिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिसके जरिए से वो एक अटैक लॉन्च कर सके. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है कि कोई भी रीजन हो, या तो आप एड्रेस स्पेस की लिमिटेड होने की वजह से प्राइवेट एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, यानी कि 10.x या 192.x के नेटवर्क्स को आईपी एड्रेस रेंज को यूज कर रहे हैं, या फिर आप हाइड करना चाहते हैं अपने इंटरनल नेटवर्क एड्रेसेस को. सो द फायरवॉल इज यूजुअली द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स these IP addresses. The traffic may be coming inside into the network. It will touch the firewall, and the firewall will convert from the public addresses which are advertised on the internet to the hidden internal IP address. The traffic may be going from inside to outside, and it may be going from an internal server. When it touches the firewall will NAT या network address translation करेगा और वो convert कर देगा इंटरनल एड्रेस से एक ऐसे एड्रेस पे जो कि ट्रैफिक बाहर जा सकती है पब्लिक इंटरनेट के ऊपर. तो
फायरवॉल इज यूजुअली द प्लेस जहां पे नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म होती है. सो टू समराइज, अ फायरवॉल इज अ डिवाइस जो कि राउटर के बाद प्लेस होता है. इट इज अ रूल्स बेस्ड डिवाइस. उसमें भी एक्सेस लिस्ट के थ्रू यू इधर अलाउ ट्रैफिक और ब्लॉक ट्रैफिक based on ports, based on source address, destination address, or the type of traffic. TCP traffic, UDP traffic, or other kinds of traffic. Now, firewall जो है, it is usually considered a choke point, यानी कि एक ऐसा point है जहां पे सारी ट्रैफिक ने गुजरना होता है और वहां पे आप अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वहां पे आप NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. Usually the firewall is the place where all the VPN sessions जो कि बाहर से आ रहे हैं, और it could be कि आपके जो traveling employees हैं organization के, a person may be in Islamabad sitting in a hotel, he needs to connect his laptop via the internet into your network. वो जो एक VPN session है, it would most probably land on this perimeter firewall or another device especially set aside for remote access secure connections, जो कि हम बाद में देखेंगे. That is a firewall. And now let's take a look कि IPS क्या होता है, intrusion prevention system में और IPS में और firewall में क्या फ़र्क है. So an IPS is a transparent device that inspects traffic, meaning deep packet inspection. The main functions of intrusion prevention systems or IPSs are to identify malicious activity, log information about the said activity, attempt to block or stop the activity, and to report the activity. More specifically, the IPS can take such actions as sending an alarm, dropping the malicious packets, resetting the connection, and or blocking the traffic from the offending IP address. So IPS जो है, intrusion prevention system, it actually actively participates, looks at the traffic. Usually it sits in line, traffic की flow के अंदर in line place होता है, और ये offending packets को network layer के ऊपर deep packet inspection के through detect करता है. इसके पास एक database होता है, अगर match हो जाए तो उस traffic को network layer पे edge of the network के ऊपर ही block कर देता है. Instead कि ट्रैफिक आए सर्वर के पास या वर्कस्टेशन के पास, उसके बाद अंदर नेटवर्क के एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करे और ब्लॉक करे. So the IPS actually saves a lot of bandwidth. And what are signature based detection methods used by the IPS? This method of detection utilizes signatures which are attack patterns that are pre-configured and predetermined. A signature based intrusion prevention system monitors the network traffic for matches to these signatures. अब ये आप देख रहे थे कि signature based detection है for an IPS. There is also another type of method जिसके through IPS can detect कि जो traffic अंदर network में आ रही है क्या वो malicious traffic है कि नहीं है. ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नया अटैक आ रहा है जिसका सिग्नेचर डेटाबेस के अंदर, जो कि IPS डाउनलोड करता है एवरी वीक और whenever there is an update, the IPS needs to connect to a remote network and pick up the updated signature database. ये वैसा ही है जैसे एक एंटीवायरस के अंदर आपको एंटीवायरस के अपडेट्स लेने पड़ते हैं. तो एक IPS जो है वो अपडेट्स लेता है यूजुअली फ्रॉम द सेंट्रल डेटा सर्वर on the internet of the vendor. अगर ये McAfee का IPS है तो वो McAfee के डेटा सेंटर से कनेक्ट करके उधर से अपडेट्स उठाएगा. अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो सिग्नेचर्स हैं, these can be through a database or the detection method for an attack can also be non-signature based, which means it is based on heuristics. Heuristics जो है वो अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है जिससे कि मतलब निकलता है कि एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है. So the IPS has this capability as well कि एक नया अटैक आया है
जिसका डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन आईपीएस क्योंकि डीप पैकेट इंस्पेक्शन करके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है, इट इज एबल थ्रू सम एल्गोरिदम, इट इज एबल टू डिटरमिन कि जो ट्रैफिक आ रही है दैट इज ऑफेंडिंग ट्रैफिक, इट इज एन अटैक, and that is determined on the basis of some pattern. All attacks try to achieve certain objectives. तो IPS जो है उस हिस्ट्री को कुछ जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी बेसिस पे डिटेक्ट कर लेता है, और नया अटैक जिसको जीरो डे अटैक भी कहा जाता है उसको भी डिटेक्ट करता है, फिर ब्लॉक करता है, एंड इट कैन रिपोर्ट इट एज वेल. सो नाउ वी गो टू एन एंटीवायरस. व्हाट इज एन एंटीवायरस? So antivirus software is used to prevent, detect, and remove computer viruses, worms, and Trojan horses. It may also prevent and remove adware, spyware, and other forms of malware. Signature-based detection involves searching for known patterns of data within executable code. However, it is possible for a computer to be infected with new malware for which no signature is yet known. तो जो एंटीवायरस है, जब भी उसके पास कोई इंफॉर्मेशन या तो बाहर जा रही होती है या अंदर आ रही होती है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है एंटीवायरस, और बेस्ड ऑन सिग्नेचर डेटाबेस, बेस्ड ऑन ऑल द प्रीवियस अटैक्स दैट हैव टेकन प्लेस, द एंटीवायरस इज एबल टू डिटरमिन कि कुछ कोड जो है एक फाइल है, इज इट इन्फेक्टेड विद अ वायरस और नॉट. Now, to counter such so-called zero-day threats, heuristics can be used, which means that algorithm is used. One type of heuristic approach, generic signatures, can identify new viruses or variants of existing viruses by looking for known malicious code or slight variations of such code in files. Some antivirus software can also predict what a file will do by running it in a sandbox and analyzing what it does to see if it performs any malicious actions. So an antivirus can either detect a virus through matching it with its known virus database, जो कि उसको भी अपडेट करना पड़ता है, या फिर इधर भी ह्यूरिस्टिक्स का अप्रोच हम देख रहे हैं. जीरो डे अटैक क्या होता है? जीरो डे अटैक होता है जो नया फ्रेश अभी अटैक आया है, उसका डेटाबेस में ऑब्वियसली कोई एंट्री नहीं है. तो हम ये देख रहे हैं कि ये कॉमन फैक्टर है एंटीवायरस और आईपीएस के अंदर. फायरवॉल में हमने ये देखा था कि फायरवॉल के अंदर कोई ऐसा डेटाबेस नहीं होता, उसमें कोई पैटर्न मैचिंग नहीं होती, उसमें कोई वायरस ब्लॉक करने की कोशिश हम नहीं कर रहे होते. उसमें सिर्फ रूल्स की बेस के ऊपर हम ये कह रहे होते हैं कि अगर फलाने सोर्स आईपी एड्रेस से ट्रैफिक आए तो उसको इस पोर्ट के ऊपर बाहर जाने दें. अगर टीसीपी ट्रैफिक फॉर एग्जांपल आती है तो उसको यहीं पे इस पोर्ट की अगर टीसीपी ट्रैफिक आती है तो उसको ब्लॉक कर देना, आगे नहीं जाने देना. अगर एक्स आईपी एड्रेस के ऊपर ट्रैफिक डेस्टिनेशन जा रही है और मेरा इंटरनल आईपी एड्रेस है, तो उसको ओनली इस वाले पोर्ट से अलाउ करना है, दूसरे वाले पोर्ट से अंदर ना आए, इस वाले पोर्ट से अंदर आए. तो ऐसे रूल्स हैं जो कि फायरवॉल इंप्लीमेंट करता है. सिंपल रूल्स एक्सेस लिस्ट के थ्रू, ये वाली ट्रैफिक आए, ये वाली ट्रैफिक ना आए, ये वाले पोर्ट की ट्रैफिक आए और इस वाली पोर्ट की ट्रैफिक ना आ सके. नाउ एंटीवायरस की हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो हम यहां पे देख रहे हैं कि इसके अंदर एक डेटाबेस है. डेटाबेस के अंदर एंट्री होती है फॉर ऑल द नोन वायरसेस अप टू डेट, which obviously go into hundreds or maybe thousands. Now, the IPS and the antivirus are similar in this respect, that both of them work to block malware and attacks based on a database, and both of them have this capability कि जो zero day attack, जो नया attack आएगा, उसको heuristics यानी certain algorithms के through pattern को देखते हुए उसको ब्लॉक करे. और हम एंटीवायरस में एक और इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, वो ये है कि एंटीवायरस के अंदर सैंडबॉक्स की फैसिलिटी भी होती है.
Sandbox क्या होता है? An antivirus may not be sure that a specific code or a file is virus free. तो उसने एक मेमोरी एरिया क्वारंटीन किया होता है या सेट असाइड किया होता है इन द कंप्यूटर. वहां पे उस लिमिटेड पेरिमीटर के अंदर, लिमिटेड एरिया के अंदर, कैप्सूल के अंदर उस फाइल को रन करता है और उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट बाहर नहीं निकलने देता. उस सैंडबॉक्स में जो भी इफेक्ट होता है, अगर वो पास कर देता है एक्सपेक्टेड पैटर्न को, एक्सपेक्टेड बिहेवियर को, तो एंटीवायरस विल अलाउ द फाइल टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर or to be downloaded by the user or to be opened by the user. However, if there is a threat and the antivirus has run it in the sandbox और उसमें कुछ attacks हैं, तो फिर एंटीवायरस उसको आपको एक तो अलर्ट करेगा और फिर उसको क्वारंटीन कर देगा. अब हम आगे चलते हैं. होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन, जिसको हिप्स हम कह रहे हैं, वो हम सर्वर्स के ऊपर यूज करते हैं. इसका क्या फंक्शन और क्या इसका यूजेज क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स आर टू आइडेंटिफाई malicious activity, log information about said activity, and attempt to block or stop such activity and to report the activity. A host-based IPS monitors all or parts of the dynamic behavior and the state of a computer system. Much as a network IPS will dynamically inspect network packets, a host-based intrusion prevention system might detect which program accesses what resources and discover that, for example, a word processor has suddenly and inexplicably started modifying the system password database. तो host intrusion prevention system वही काम करता है जो कि एक नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम परफॉर्म करता है. उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अटैक से बचाया जाए, मैलवेयर से बचाया जाए. और होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो है, उसकी खसूसियत ये है कि वो तमाम का तमाम जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको मॉनिटर करता है और मेक श्योर करता है कि कोई ऐसा अनयूजुअल इवेंट उस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ना हो, उसको लॉग करता है और उसको रिपोर्ट भी करता है. Similarly, a HIPS might look at the state of a system, its stored information, whether in RAM, yani random access memory, in the file system, log files or elsewhere, and check that the contents of these appear as expected. One can think of a HIPS as an agent, yani software, that monitors whether anyone or anything, whether internal or external, has circumvented or avoided the system's security policy. तो HIPS जो है होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वो ये भी मेक श्योर करता है कि फाइल्स की और हार्ड डिस्क की और ऐसे एरियाज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी इंटेग्रिटी कायम रहे. इसके अलावा जो होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. It provides security features to protect servers, as we know. It can help establish secure areas on the hard disk drive to achieve integrity. It can help us establish an audit trail. There is a list of permitted applications which the server can use. And of course, it provides the IPS functionality for that machine, stopping it from attacks. And the HIPS is separate from the antivirus, although the lines have become blurred. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. एक सर्वर के ऊपर बहुत क्रिटिकल एक फाइल है दैट हैज क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसकी इंटेग्रिटी को हम मेंटेन रखना चाहते हैं. द हिप्स अलाउज द यूजर टू डेजिग्नेट सर्टेन हाई सिक्योर एरियाज और फाइल्स ऑन द सर्वर. इफ एनीबडी ट्राइज टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ दैट फाइल, हिप्स जो है वो अलर्ट दे देगा. किधर देगा? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में या सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, और आपको वहां पर अलर्ट आ जाएगा. इसके अलावा ये ऑडिट ट्रेल भी प्रोवाइड करता है फॉर दैट सर्वर. अगर किसी ने सर्वर के ऊपर ब्रेक इन कर ही दिया है एंड इट हैज ऑलरेडी हैपेंड,
बाद में फोरेंसिक्स जब हम करेंगे परफॉर्म, जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि व्हाट हैपेंड ऑन दिस सर्वर, तो हम ये डिटरमिन करना चाहेंगे कि व्हाट वर द इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस प्रायर टू, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अटैक. वी वांट एन ऑडिट ट्रेल. लॉग्स जो हैं वो हमें उठाने होंगे टू सी के एक्टिविटी क्या क्या हुई सर्वर के ऊपर. हिप्स एक सिक्योर ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड करता है. So what is network admission control? As we have seen, the NAC restricts access to the network based on identity and security posture. When a network device is configured for NAC, meaning network admission control, it can force a user or machine to authenticate prior to granting access to the network. In addition, guest access can be granted to a quarantine area for remediation of any problems that may have caused authentication failure. Network admission control systems allow non-compliant devices to be denied access, placed in a quarantined area, or given restricted access to computing resources, thus keeping insecure nodes from infecting the network. Network admission control, जो NAC है, this is a very useful technology and tool. उसकी वजह ये है कि कई दफ़ा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं और जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, लॉगिन पासवर्ड आप अपने विंडोज़ के मशीन के ऊपर देते हैं, अपने लैपटॉप या अपने वर्कस्टेशन के ऊपर, और एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो बेस्ड ऑन योर लॉगिन एंड पासवर्ड आपको अलाउ कर देता है. एंड नाउ यू हैव rights to access the network resources after you have logged in on the Active Directory. And now, right now I'm talking about a Windows network, Microsoft Windows network. Lekin what if some computers have viruses on them? What if some computers do not have an updated antivirus? What if some computers or workstations or laptops have some software which is non-compliant to the policy of the organization? So here we have to know कि organization की policy क्या है. What if you have taken your PC home and your friend plugged in a USB drive और आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है, और ये उस वक्त हुआ है जब आप घर पे पीसी को यूज कर रहे थे. अगली सुबह जब आप इसको आके कनेक्ट करेंगे नेटवर्क के ऊपर, आपने एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर लॉगिन पासवर्ड दे दिया, आपका कंप्यूटर तो नेटवर्क पे चला गया, और अब आप फाइल शेयरिंग करेंगे, आप ईमेल्स भेजेंगे, अटैचमेंट्स भेजेंगे, और आपके वायरस की ट्रांसमिशन हो जाएगी टू अदर सिस्टम्स, प्रोवाइडेड कि आपका एंटीवायरस ऑफ कोर्स उसको कैच ना करे. नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल अलाउज कि आप बकायदा ऑथेंटिकेशन की स्टेज के ऊपर आप एक चेक परफॉर्म होता है सिस्टम के ऊपर कि ये कंप्लायंट है कि नहीं है. और नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल कैन कम इन डिफरेंट टाइप्स. इट कैन बी एजेंट बेस्ड, विच मीन्स कि इसका एक सॉफ्टवेयर हर मशीन, हर लैपटॉप, हर वर्कस्टेशन के ऊपर, हर सर्वर के ऊपर जो है वो आता है. इट कैन ऑल्सो बी नेटवर्क बेस्ड, मीनिंग कि ट्रांसपेरेंटली without any user knowing, all the traffic passes through the network admission control device, NAC device. And अगर आपकी machine non-compliant है according to the policies set by the organization, then your computer will not be allowed to even enter or log in into the network. However, in such a case, you may be given access to a secure quarantine area जहाँ पे आपको लिमिटेड सर्विसेज मिल सकती हैं जब तक आपकी रिमीडिएशन, यानी आपका डिवाइस, आपका कंप्यूटर ठीक नहीं होता और आप उसको उस लेवल पे लेके नहीं आते जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या कि उसका सिक्योरिटी पोस्चर जो है आपकी डिवाइस का, आपके कंप्यूटर का, जब तक नहीं होता उस वक्त तक वो अलाउ ही नहीं करेगा कि वो नेटवर्क पे एंटर करे. दिस इज़ अ वेरी गुड मैकेनिज्म. आप कंप्यूटर्स को नेटवर्क में एक्सेस करने की इजाज़त ही ना दें तब तक जब तक वो कंप्लायंट नहीं है. इट्स अ वेरी गुड वे टू कंट्रोल malware and attacks from entering the organization. और अगर आप नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल को इस्तेमाल ना करें, it becomes extremely difficult to stop non-compliant machines from accessing the network. So now let's see
what is data loss prevention or DLP? Data loss prevention or DLP refers to systems that identify, monitor, and protect data. That data can be of three types. Data in use, for example, endpoint actions, एक machine के ऊपर. Data in motion, for example, network के ऊपर activity जो हो रही है, file transfers के दौरान. And data at rest, for example, जब data store हुआ है, for example, एक file server के अंदर. DLP uses deep content inspection, contextual security analysis of transactions, which means it looks at attributes of originator, data object, medium, timing, recipient destination, etc., and works with a centralized management framework. The systems are designed to detect and prevent the unauthorized use and transmission of confidential information. Data loss prevention. There is a lot of information which is very valuable to every organization. आपको याद होगा जब हम थ्रेट लैंडस्केप को पढ़ रहे थे तो हमने उस वक्त ये आइडेंटिफाई किया था कि जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो कॉपी करके और साथ ले जाते हैं इन द होप कि नई कंपनी में जाके उनके पास टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस प्लान्स और जो बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इलीगली एम्प्लॉयज़ अपने साथ ले जाते हैं in an unauthorized manner. How can you stop this? There could be an organization जो कि एक बहुत बड़ा marketing campaign launch कर रही है. It could be a mobile company, for example. अगर वो marketing plan वक्त से पहले leak out हो जाए market के अंदर, it could be devastating for the organization. क्योंकि उसमें उसकी pricing information है, उसमें उसकी strategy है, उसमें उसका बजट है और उसमें एक कंपेटिटिव एनालिसिस है कि मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है और उन्होंने मार्केट में लीड कैसे लेनी है ओवर द अदर कंपेटिटर्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज वेरी क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. डेटा लॉस प्रिवेंशन इज द मैनर और द टेक्निक जिससे आप अपने क्रिटिकल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, टैग करते हैं और फिर या तो एजेंट के थ्रू या नेटवर्क अप्लायंस के थ्रू आप ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन लीक आउट ना हो सके इन एन अनऑथराइज्ड मैनर. सो डेटा लॉस प्रिवेंशन कैन बी एजेंट बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड. डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड, मीनिंग आइडेंटिफाई होती हैं, उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है. यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन राइट्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स, यानी टैग्स अटैच होते हैं. इन एन एजेंट बेस्ड DLP you can restrict printing, print screen, copying onto a USB, attaching to email, attaching to webmail, transferring via instant messaging, and all these type of controls. In network-based DLP, what you do is you detect which documents are going out of the network, you can report it and block it if this is unauthorized. So DLP is a very useful tool. जहाँ पे भी जिस भी organization में क्रिटिकल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि बाहर लीक आउट नहीं होनी चाहिए. अब आप ये देखिए कि USB पे इंफॉर्मेशन कॉपी करना कितना आसान है. एक फाइल सर्वर पे जाके इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेना और अपनी USB पे कॉपी कर लेना और घर ले जाना, ये कितना आसान है. While you are connected to the office corporate network in the morning, you can download a lot of information on your hard disk drive. When you go home, you can copy that onto a DVD and burn it onto a DVD and take it with you. So data loss prevention actually logs, reports and stops you from performing those actions. इसके अंदर होता ही है कि सबसे पहले तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्रिटिकल फाइल्स होती हैं वो आप क्लासिफाई करते हैं into 2 or 3 ग्रुप्स. एक वो है ग्रुप डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का जो कि ओपन है. It is not classified, it is not that sensitive, और उसको यूजुअली क्लासिफाई किया जाता है इंटरनल यूज ओनली, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करें, बाहर ना भेजें. एक जो है इंफॉर्मेशन आ जाती है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, मीनिंग कि दिस इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एंड देन देयर मे बी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन एज वेल.
which is very very critical and will only be shared with the top management. तो लिहाजा आप इंफॉर्मेशन को या फाइल्स को सबसे पहले इन 3 कैटेगरीज में से एक में प्लेस करते हैं, उसके साथ टैग अटैच हो जाता है. देन देयर मे बी 500 यूजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप डिसाइड करते हैं कि हर यूजर के पास किस लेवल का एक्सेस है. इंटरनल यूज ओनली वाला एक्सेस है विच इज अ डिफॉल्ट, या फिर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सेस है या टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस है कि नहीं है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. हमने लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर के अंदर एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर को स्टडी किया और एग्जामिन किया और देखा कि एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिवाइसेस इंटरकनेक्ट होती हैं या होनी चाहिए, और हम अपनी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन जो है, हमारी अपनी जो सिक्योरिटी की लेयर है जिसको हम कह सकते हैं एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, वो हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं. यानी हम राउटर को किस तरीके से हार्डन करेंगे, फायरवॉल कहाँ प्लेस करेंगे, आईपीएस जो है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हिप्स होस्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम कहाँ कहाँ लगाएंगे, एंटीवायरस कहाँ पे ज़रूरी है, उसके अलावा डेटाबेस सिक्योरिटी और डीएलपी सॉल्यूशन हमने लगाना है कि नहीं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है नैक, टू चेक इफ मशीन्स आर कंप्लायंट और नॉट ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिन, हम उनको वहीं पे रोक दें अगर वो कंप्लायंट ना हो. वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. एनक्रिप्शन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, जैसे कि हमने देखा कि ईमेल इंक्रिप्शन हम यूज़ कर सकते हैं वर्क स्टेशंस के दरमियान, यानी कि ईमेल क्लाइंट और ईमेल सर्वर के दरमियान हम इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं. फाइल शेयरिंग के दौरान हम जो क्लाइंट है जो कि फाइल शेयरिंग करना चाहता है एंड द फाइल सर्वर, उसके दरमियान तमाम कम्युनिकेशन जो है इट कैन बी इनक्रिप्टेड. So there are lots of tools and techniques and security is implemented in layers. हम entrance of the network या perimeter के ऊपर वहाँ से start करते हैं और जैसे जैसे हम network के अंदर चलते जाते हैं तो हम security के features implement करते जाते हैं in the form of devices which we use to protect our network, or they may be agents, they may be appliances, or also it may be just managing the entire security architecture with the help of a security operation center. और हम सारे इवेंट्स को उठा के एक जगह लेके आते हैं सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के पास, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सिम या सीएम, SIM और SIEM, वेयर वी वांट कि स्टाफ बैठा हो और जैसा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में होता है पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होती है, एक सिंगल जगह पे सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कौन सी सर्विसेज अप हैं कौन सी सर्विसेज डाउन है. और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या करेगा, कॉरेलेशन करेगा डिफरेंट इवेंट्स की, आपस में उनका लिंकेज क्रिएट करेगा, रूट कॉज एनालिसिस करेगा, बताएगा हमें कि बहुत सारे अगर इवेंट्स आए हैं सिक्योरिटी के अनयूजुअल इवेंट्स, उनका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, और ऑडिट करने के लिए और कंप्लायंस को मीट करने के लिए हमें एक बाकायदा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. That was the lecture for today. I hope that you really enjoyed the lecture and learning about all this useful information about how to best strengthen network security by enhancing the architecture in terms of the network or the security aspect. I would like to thank you for joining me, and I'm looking forward to see you again next time. Allah Hafiz.